नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। 40 दिनों तक देश लॉकडाउन की बेहद कठिन तपस्या के दौर से गुजरा, लेकिन दोस्तों लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें क्या मिली और शराब की दुकानें क्या खुली, ऐसा लगता है कि कोरोना से लड़ने का इरादा ही हम लोग भूल गए। हमारी सरकारों ने अपना खाली खजाना भरने के लिए शराब की दुकानें खोल दी, लेकिन वहां तो बिन पिए ही कोरोना के लड़ने के कायदे कानून लड़खड़ाने लगे हैं। जब शराब के एक एक कतरे पर कोरोना का कहर लोग भूल जाएं, जब मैखाने की तलब इतनी हो कि कोरोना से लड़ने वाले हथियार रख दें, जब पैमाना इस कदर छलकने लगे कि उस पे सामाजिक दूरी का कायदा कानून डगमगाने लगे, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि कोरोना से लड़ेगा हिंदुस्तान। यहाँ कोरोना का डर नहीं, शराब का असर सबके सिर चढ़कर बोलता है। सावधानी की लक्ष्मण रेखा एक बोतल शराब पर मिटा दी जाती है। सुबह नींद खुली नहीं कि पहुंच गए शराब की दुकान पर। कोरोना का डर गया भाड़ में। और हाँ, सरकार शराब का दाम बढ़ा देती है तो अपनी बला से। आखिर शौक बड़ी चीज जो ठहरी। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे ये आपको हैरान कर देंगी। ये लोग पिछले कई घंटों से शराब के ठेके के बाद इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि इनको शराब मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस इलाके में उड़ती हुई नजर आ रही है। एक के ऊपर एक आदमी जो है वो दूसरे के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये उस दिल्ली में शराब की दुकान पर ठेलम ठेल हालत की तस्वीर है जो पूरा का पूरा रेड जोन में है, लेकिन यहाँ जिंदगी पर जाम भारी पड़ रहा है। और हद तो ये हो गई कि शराब के लिए लाइन में लगे लोगों पर फूल बरसाने वाले भी मिल गए। झांसी में भी एक शराब की दुकान पर पहले ग्राहक का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कोरोना में जब घर में बंदा बंद तो काम बंद, धंधा बंद। कमाई चवन्नी की नहीं, खर्च ₹1.25 रुपये का। उस खर्चे के लिए पहले तो सरकार ने शराब बेचना शुरू किया और पहले दिन ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला तो दिल्ली में 70% महंगी कर दी स्पेशल कोरोना फीस के नाम पर। चाहे जैसे मिले, लेकिन पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। सरकार का फैसला तो गलत है, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है। लोग पीने वाले पियेंगे, मानेंगे नहीं। अब देखो 70% रेट बढ़ाया, फिर भी लोग बाहर आ रहे हैं। और यही चीज़ अगर राशन में बढ़ाते तो नहीं जाते वहाँ पे, आया करते। ज़्यादा है ये, बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद भी आप लाइन पर यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या करें, नींद नहीं आ रही 40 दिन से। जहाँ ब्लैक में लेते थे उससे तो बढ़िया है ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के हर बड़े शहर में कोरोना शबाब पर है, लेकिन लोगों की नजर शराब पर। बस राज्यों का नाम बदलते जाइए, सरकार चलाने वाली पार्टियों के नाम और निशान बदल जाएंगे, लेकिन शराब से कमाई में सबकी पहचान एक ही है। कोरोना के संकट काल में सभी शराब की धारा में ही बह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया बरस रहा है इस नशीली लालिमा से। कोरोना काल में जब लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खुली तो पहले दिन ही यानी सोमवार को ही उत्तर प्रदेश में 300 करोड़ से ज्यादा की शराब बिकी। महाराष्ट्र में 200 करोड़ की, राजस्थान में 59 करोड़ की, कर्नाटक में 45 करोड़, आंध्र प्रदेश में 40 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ की शराब बिकी। कई राज्यों ने अपने यहाँ रेड जोन में शराब की दुकानें नहीं खोली हैं, लेकिन दिल्ली में बिक रही है। मुख्यमंत्री के पास इस चेतावनी के अलावा कुछ नहीं दिखता कि रियायत वापस ले लेंगे। कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही,
तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जाम में महंगाई को सिर्फ दिल्ली ने ही मिलाया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शराब के दाम पर 75% वृद्धि कर दी, जिससे सबसे महंगी शराब इस वक्त उसी राज्य में बिक रही है। इस वक्त देश में बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, मणिपुर और नागालैंड को छोड़ बाकी सभी राज्यों में शराब पी जाती है, जहां लोग सालाना 600 करोड़ लीटर शराब गटक जाते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़, उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़, तेलंगाना ने 21,500 करोड़, कर्नाटक ने 20,948 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़, राजस्थान ने 7,800 करोड़ और पंजाब ने 5600 करोड़ रुपए की कमाई शराब बेचकर की थी। दिल्ली ने इस दौरान करीब 5,500 करोड़ रुपए कमाए, जो राज्य के कुल राजस्व का करीब 14% है। बावजूद इसके कुछ राज्य हैं जिन्हें कोरोना का संकट दिखता है, शराब की कमाई नहीं। अगर जम्मू और कश्मीर में शराब की दुकानें बंद हैं, तो झारखंड ने तय किया है कि 18 मई तक शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, भले ही हर महीने 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा हो। बहुत नुकसान हुआ है लॉकडाउन से, इकोनॉमी बैठ गई है, स्टेट का रेवेन्यू भी बहुत घट गया है। मैं परसों बात कर रहा था फाइनेंस सेक्रेटरी से, बोला कि 30% अभी है, वो भी कम हो जाएगा अगर आगे बढ़ेगा तो। जो होता था 100 रुपये मिलता था, अब 30 रुपये। कारण ये है कि एक्साइज हमारा बंद है, टोटल बंद है, और वैट मिलता था पेट्रोल डीजल से, वो भी नहीं अभी चल रहा है। तो ये सोचने की घड़ी है कि कोरोना से लड़ाई की कीमत पर क्या अर्थव्यवस्था को झूम बराबर झूम बनाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली सरकार की तिजोरी भरने में दोस्तों शायद शराब पीने वाले कम पड़ रहे थे कि उसने एक ही झटके में डीजल पेट्रोल के दामों में एक बहुत बड़ा उछाल कर दिया। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार ने डीजल पेट्रोल पर वैट बढ़ा दिया, जिससे डीजल की कीमत में 7 रुपए से ज्यादा की वृद्धि हो गई है। कोरोना काल की बंदी से सरकार पर छाई मंदी को दूर लोगों को करना पड़ेगा। 40 दिनों के नुकसान की भरपाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ही झटके में पूरी करने की ठान ली है। पहले शराब, अब डीजल पेट्रोल के बढ़ गए दाम। लीकर एंड पेट्रोल पे ही कुछ प्रोग्रेस हो सकती है, देश का अपडाउन हो सकता है, तो बढ़िया है। इसमें देश की जीडीपी बढ़ेगी एंड देश का जो भी पैसा है नहीं लोगों के पास, ऑफिसेज प्रोडक्शन होने रही तो कैसे गाड़ी चलेगी लोगों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब की कीमत में 70% बढ़ोतरी के बाद डीजल पेट्रोल को अपना निशाना बनाया। केजरीवाल सरकार ने डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर 30% तक पहुंचा दिया, जिससे डीजल की कीमत में प्रति लीटर 7 रुपए 10 पैसे की वृद्धि हो गई। वहीं पेट्रोल पर भी वैट 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया, जिससे पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 1 रुपए 67 पैसे की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 69 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर हो गया। सरकार के पास खाली खजाने का तर्क है, तो दिल्ली वालों के पास मायूस होने के सिवाय कुछ नहीं बचा। डीजल और पेट्रोल की कीमत में यह बढ़ोतरी उस वक्त हुई है जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में औंधे मुंह गिरा हुआ है, इसीलिए इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। तो ये तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता के ऊपर लॉकडाउन में दोहरी मार है। ये अन्यायपूर्ण कदम है और बीजेपी इसकी निंदा भी करती है, और हम ये भी मांग करते हैं दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल सरकार से, कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, इस कदम को वापस लें। डीजल पेट्रोल के बढ़े दाम के आधार पर बीजेपी चुनाव के दिनों में लौट गई। उसको लेकर ही बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार पर चुटकी ली है। चुनाव से पहले सब कुछ मुफ्त में देंगे, पैसे की कमी नहीं है। 2 महीने बाद 2 गुना टैक्स लेंगे, तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है। आपका बेजोड़ अर्थशास्त्र। लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले के पक्ष में भी तर्क उछाले जा रहे हैं। पिछले साल अप्रैल में दिल्ली का कुल राजस्व संग्रह 3000 करोड़ रुपए का था, लेकिन इस साल अप्रैल में वो बस 323 करोड़ रुपए रह गया, यानी 90% की सीधी गिरावट। उस पर से लॉकडाउन के कारण इस वक्त गाड़ियों के चलने में 50% से भी ज्यादा कमी हो गई है।
एक्साइज रेवेन्यू से दिल्ली को सालाना 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होती है, जबकि पेट्रोलियम से 3 से 4,000 करोड़ रुपए। लेकिन अब लोगों की जेब पर मार पड़ी है तो लोगों के स्वर में एक बेचारगी झलकती है। जनता वैसी परेशान है, कामकाज है नहीं, और ऊपर से पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल पे कीमतें बढ़ा दी, ये तो गलत है। ऐसे तो ठीक है, लेकिन वो अब जो है पब्लिक तो जाना है, जिसको जाना है वो तो करेगा ही, जिसकी डेली एसेंशियल्स हैं तो वो तो करना ही है। कोरोना के हालात देखते हुए अगर इस दाम बढ़ने से रेवेन्यू थोड़ा गवर्नमेंट आ जाता है तो देश हित में है, तो बियर करेंगे उसको। और भी तो तकलीफें सह रहे हैं, यही तकलीफ भी सही जाएगी। वैसे डीजल पेट्रोल की कीमत सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं चुका रहे, ऐसे और भी राज्य हैं। जैसे कि पिछले 10 दिनों के अंदर तमिलनाडु में पेट्रोल 3 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नागालैंड में पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। असम में डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर टैक्स बढ़ाया गया था। मेघालय में पेट्रोल पर टैक्स की नई दर 17 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 12.5 रुपए प्रति लीटर हो गई। और तो और लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी थी, वो भी तब जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर रही थीं। इस तरह जनता एक तरफ कोरोना से चीत्कार कर रही है और अब दूसरी तरफ महंगाई की मार का खतरा है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसमें भी पश्चिम बंगाल का हाल बहुत बुरा है, जहां कभी राज्य सरकार और केंद्र के बीच ठनी रहती है तो कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल में। इन सब के बीच केंद्र की एक टीम ने कोरोना से पश्चिम बंगाल में मरने वालों की दर को लेकर जो रिपोर्ट दी है दोस्तों, वो बेहद डरावनी है। पहले कोरोना हटाइए, उसको बाद हम देश को बचाएंगे। कोरोना से लड़ने के लिए पूरा देश एक आवाज में बोल रहा है। कोरोना से लड़ने में हर कदम एक साथ उठते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में पहुंचते पहुंचते कदम आपस में ही टकराने लगते हैं और इसी का फायदा उठा रहा है कोरोना वायरस। आपको यह जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि देश के किसी भी राज्य की तुलना में कोरोना से मरने वालों की दर पश्चिम बंगाल में कहीं ज्यादा है। यहाँ की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा। देश में 4-4.5% है, दुनिया में 4 से 6 से 7% है, यहाँ 13 से 14% है मृत्यु दर। क्यों? इसको छिपाया जा रहा है। नई दिल्ली से एक केंद्रीय टीम करीब 2 हफ्ते तक पश्चिम बंगाल में घूमती रही और वहां पर उसने जो कुछ देखा वो राज्य की ममता बनर्जी सरकार की कमियों पर उंगली रखता है। पश्चिम बंगाल से निकलने से पहले उस टीम ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें राज्य में खराब इंतजाम को दिखाया गया है। उस चिट्ठी में टीम के मुखिया और भारत सरकार के विशेष सचिव अपूर्व चंद्रा ने लिखा है कि राज्य सरकार ने अलग अलग समय पर मरने वालों और कोरोना मरीजों का जो ब्यौरा दिया है उनमें बहुत फर्क है। इस केंद्रीय टीम का कहना है कि राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 12.8% है, जो किसी भी राज्य से ज्यादा है। यह अत्यधिक उच्च मृत्यु दर राज्य में बेहद कम टेस्टिंग होना और कोरोना मरीजों की निगरानी और ट्रैकिंग की कमजोर व्यवस्था के कारण है। तो ममता बनर्जी झूठ बोलती है, उसका पूरा प्रशासन झूठ बोलता है, चीफ सेक्रेटरी झूठ बोलता है। चीफ सेक्रेटरी के ऊपर ये तथ्य छिपाने के लिए उसको अगेंस्ट में मामला करना होगा। हम लोग को आने वाले दिन में उसको जवाब देना होगा। पश्चिम बंगाल में जो शासन तंत्र चल रहा है और जहां कोविड-19 का पूरा सिस्टम फेलियर हो चुका है, इस सिस्टम को के लिए आज उसको स्वीकार करना बाध्य हो गया है। देखिए, हम इसके बारे में कुछ बोलने नहीं सकेंगे। काहे जो चिट्ठी दिया है हमारा चीफ सेक्रेटरी को, वो चीफ सेक्रेटरी उसके ऊपर देखेंगे, देखकर मुख्यमंत्री को बोलेंगे। मुख्यमंत्री हमारा हेल्थ मिनिस्टर भी है, तो इसके बारे में वो लोग बोलने से अच्छा होगा।
कहा तो तय था कि कोरोना से लड़ेंगे और कहा आपस में लड़ बैठे, तो केंद्रीय टीम का जवाब तुरंत ही मुख्य सचिव राजीव सिन्हा की तरफ से आया। हमसे पहले तो केंद्रीय टीम की चिट्ठी मीडिया को मिल गई। मुझे 2 बजे के बाद ये चिट्ठी मिली। मैंने अभी देखा नहीं है, जवाब उसके हिसाब से दिया जाएगा। अब अधिकारियों और बाबुओं के जरिए हिस्से ही पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठा और बीजेपी ने मोर्चा संभाला तो राज्य सरकार की तरफ से टीएमसी मैदान में आ धमकी। Why should we hide? There is no question of hiding anything. Everything is being disclosed. Every inch is being disclosed before the common public. वैसे अगर पिछले 5 दिनों में प्रदेश का हाल देखें तो पश्चिम बंगाल से आंकड़े दहलाने वाले आ रहे हैं। 1 मई को कोरोना मरीजों की संख्या 623 थी और मरने वालों की संख्या 33। 2 मई को आंकड़े में कोई फर्क नहीं आया। 3 मई को मरीजों की संख्या 738 हो गई, लेकिन मरने वालों की संख्या 33 ही रही। 4 मई को मरीजों की संख्या बढ़कर 777 हुई और मरने वाले भी 2 और बढ़कर 35 हो गए। लेकिन 5 मई को जहां मरीजों की संख्या 908 हुई, वहीं मरने वालों की संख्या अचानक बढ़कर 133 हो गई। लेकिन राज्य में कोरोना के इस जानलेवा संक्रमण पर एक टीम की जगह काम करने की बजाय केंद्र और राज्यों की जोर आजमाइश चल रही है। जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा है तो पश्चिम बंगाल में एक अलग जुझारू लड़ाई चल रही है। कभी राज्यपाल बनाम राज्य सरकार हो जाता है तो कभी राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार। लगातार हो रहे आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अभी ये समझना मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत। कभी चावल की लड़ाई हो तो कभी पत्राचार हो, और इन सब के बीच में जनता को इंतजार है कि कम से कम अस्पताल की व्यवस्था में तो थोड़ा सुधार हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ में जंग यूं भी जारी है। सोमवार को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी कि राज्य पुलिस स्टेट में बदल रहा है। इस पर ममता ने राज्यपाल को संवैधानिक गरिमा का पाठ पढ़ा दिया, लेकिन जिद और अविश्वास की 2 पाटन के बीच तो पश्चिम बंगाल की जनता ही पिस रही है। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक। कोरोना से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है और इस जंग में सारी दुनिया ने एक दोस्तों नुस्खा आजमाया जिसे हम लॉकडाउन कहते हैं। लेकिन जिन देशों में कोरोना का कहर ज्यादा था, वहां की तुलना में भारत में 40 दिनों के बाद इसका फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और उस पर लॉकडाउन 3 में मिले रियायत के बाद लोगों का लापरवाह रवैया बहुत डरा रहा है कि कहीं हमारी 40 दिनों की तमाम कोशिशों पर पानी न फिर जाए। मैं खाने का ये जाम डरा रहा है, गाड़ियों की ये कतार भी डरा रही है, बाजार में टकराते कंधे भी अब डरा रहे हैं। और सबसे ज्यादा डरा रही है वो रिपोर्ट जिसमें इस बात का जानलेवा अंदेशा है कि लॉकडाउन में मिली ढील कहीं 40 दिनों के लॉकडाउन की कठोर तपस्या पर पानी न फेर दे। भारत से पहले भी दुनिया के कई देशों ने कोरोना को लेकर लॉकडाउन कर दिया था। हमारी डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने कोरोना प्रभावित देशों से तुलना की तो पाया कि लॉकडाउन के पहले 40 दिनों में अधिकतर सर्वाधिक प्रभावित देशों में कोरोना वायरस केसों की संख्या चरम पर पहुंचकर कम होने लगी, लेकिन भारत में मरीजों की संख्या अभी भी कम नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। 1 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के मामले 1831 थे और तब एक नए दिन में नए मामले 437 आए थे, जबकि 5 मई को मरीजों की संख्या 46,433 हो गई, जबकि एक दिन में नए केस आ गए 3,900। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 195 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ्स की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कुछ राज्यों में यह गैप नोट किया गया था, जिसे आफ्टर ड्यू परसुएशन अब एड्रेस किया जा रहा है। स्टेट्स के लेवल पर यह जरूरी है कि बेस्ड ऑन केसेस रिपोर्टेड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग
एक्टिव केस सर्च और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। दरअसल लॉकडाउन 3 में जैसे ही कुछ ढील दी गई, लोगों ने इसको कोरोना के खिलाफ जंग में जीत मान लिया, जबकि रोज रोज बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि एक भूल और लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ हमारे देश के अंदर प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की तमाम कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ विदेशों में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस भारत लाने की करीब 12 देशों में फंसे 90,000 भारतीयों को अगले एक हफ्ते में देश लाए जाने की पूरी उम्मीद है। इसके लिए 64 विमान और 4 पानी के जहाज तैयार हो चुके हैं। एक जानलेवा वायरस ने समूची दुनिया को जहां का तहां खड़ा कर दिया। उसी में हिंदुस्तान के भी कई लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे रह गए, लेकिन सरकार की नजर उनको निकालने पर थी, इसलिए गुरुवार से उनकी घर वापसी के विशेष इंतजाम किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्च आयोग ऐसे व्यथित भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। ये सुविधा पेमेंट बेसिस पर उपलब्ध कराई जाएगी। हवाई यात्रा के लिए नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। ये यात्राएं फेज्ड मैनर में 7 मई से प्रारंभ होंगी। फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक ट्रैवलर्स को ही यात्रा की अनुमति होगी। अब आप विस्तार में समझ लीजिए कि विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए सरकार का क्या प्लान है। सरकार के मुताबिक करीब 90,000 भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। इनको लाने के लिए 64 विमान भारत सरकार भेज रही है, जो 7 मई से 13 मई के बीच सबको वापस ले आएंगे। इनमें से 10 विमान संयुक्त अरब अमीरात के लिए, 2 कतर, 5 सऊदी अरब और 2 ओमान से हिंदुस्तानियों को ले आएंगे। 7 विमान अमेरिका, ब्रिटेन और बांग्लादेश से हिंदुस्तानियों को वापस लाएंगे। इनमें से ज्यादा लोग केरल, तमिलनाडु और दिल्ली समेत 10 राज्यों के हैं, जहां इन्हें वापस भेजा जाएगा। जिन लोगों को सरकार वापस ला रही है, इसका पैसा उन्हीं से वसूला जाएगा। London, Mumbai, which involves a flight of about 9 hours, the rate approximately is about 50,000 rupees or British pounds 540. Similarly, for flights from London to Ahmedabad, London to Bangalore, London to Delhi. अब आप ये जान लीजिए कि विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए देश लौटने का रास्ता आसान हुआ, लेकिन इसके लिए उनको कितना किराया देना होगा। इन एयर टिकट्स पर लंदन से मुंबई आने के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। वहीं शिकागो से दिल्ली होकर हैदराबाद के लिए 1 लाख और ढाका से दिल्ली के लिए 12,000 रुपए चुकाने होंगे। अगर कई जगहों से आकाश मार्ग से लोगों को लाया जाएगा, तो कई जगहों पर जल मार्ग को खोला गया है। नेवी के 4 जहाज इस काम में लग गए हैं। मालदीव में फंसे करीब 2,500 मजदूरों के लिए INS जलाश्व और INS मगर, तो संयुक्त अरब अमीरात के लिए INS शार्दुल और INS ऐरावत को भेजा गया है। विदेश से आने के बाद सभी लोगों को क्वारंटीन सेंटर या अस्पतालों में 14 दिनों तक रखा जाएगा। आज तक ब्यूरो। और अंत में दोस्तों, चलते चलते खबर आप सभी के लिए, अगर आपके बच्चे किशोर उम्र के हैं, नाबालिग हैं, तो आपको उन पर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं वो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो उनके और दूसरे बच्चों के भविष्य के लिए ख़राब हो। आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपके बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है तो यह खबर आपकी आंखों को खोल देगी। इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर नाम का एक ग्रुप बना। दक्षिणी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने यह अकाउंट बनाया और फिर उस पर जो हुआ वो शर्मसार करने वाला है। इस ग्रुप पर शुरू हुई लड़कियों के बारे में अभद्र चैट। सारी सीमाएं टूट गईं। लड़कियों की तस्वीरों के साथ रेप से लेकर गैंगरेप तक की बातें होने लगी। जब इस अश्लील चैट के कुछ स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर लीक हुए, तब दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने कार्रवाई शुरू की
और दिल्ली के एक नामी स्कूल के 15 साल के लड़के को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी लड़के ने यह ग्रुप बनाया था। साइबर सेल ने आईपीसी की धाराएं 465, 471, 469, 509 के तहत एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली महिला आयोग ने बॉयज लॉकर रूम वाले मामले में नोटिस इशू किया था दिल्ली पुलिस को और इंस्टाग्राम को। हमारे नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करी है और एक लड़का अरेस्ट किया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।